Hi guys, welcome back. My name is CS Shantanu Bhandari. I welcome you all to the particular subject which is called as corporate restructuring. And as you know that we are discussing the chapter number one and this is the part number second because पहले I think chapter one का जो part one है वो आप देख चुके होंगे उसमें we did try and talk about the chapter one in general, in brief, in summary. इस perspective पे हमने वहाँ पे बात करी थी और आज अब समय आ चुका है कि और डीप डाउन जाएं और डिटेल्स में जाएं क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारा कंटेंट है। बट मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा आपको और ज्यादा समझ आता जाएगा और ज्यादा अच्छा लगता जाएगा। तो चलिए without going into much details about the previous part, let's now start the part number two. अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि I'm sure आपको ये पता होगा बट जो बच्चे पहली बार ये क्लास देख रहे हैं या जो पहली बार मुझसे जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जब जैसे मैं कोई चैप्टर है जैसे कॉर्पोरेट फंडिंग हमने किया या सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है सीएस प्रोफेशन के आप जानते हैं। तो इन दैट केस हम इस तरीके से कुछ करते हैं कि भाई अगर एक चैप्टर के मान लीजिए 4 5 6 पार्ट्स बन रहे हैं क्योंकि पार्ट्स की ड्यूरेशन आपको पता ही है शॉर्ट रखनी है। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा बट यस 1 आवर के आसपास रखनी है। तो अगर 2 या 3 पार्ट्स हो जाते हैं ना तो फिर मैं थर्ड या फोर्थ पार्ट में क्या करता हूँ पहले के पार्ट्स का एक जिस्ट या समरी 10 12 15 मिनट में दे देता हूँ जिससे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप अकेले सीआर का पेपर तो आप दे नहीं रहे होगे, मोर देन लाइकली आप इसके साथ 2 और पेपर्स दे रहे होगे। ये ग्रुप एक है अगर मतलब अगर ओनली ग्रुप सेकंड आप दे रहे हैं तो बट अगर हो सकता है तीनों ग्रुप दे रहे हो या 2 ग्रुप दे रहे हो तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स देख रहे होंगे पढ़ रहे होंगे। तो डायरेक्टली रादर देन उसी चैप्टर को कंटिन्यू किया जाए। बहुत बार मैं ऐसा भी करूंगा कि एक बार जिस्ट बता दूंगा कि इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं सो दैट इट विल बी काइंड ऑफ अ रिविजन एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस। और आई थिंक उस पर्सपेक्टिव पे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज व्हाट आई हैव डन इन ऑल द सीएस प्रोफेशनल सब्जेक्ट। तो चलिए बात करनी अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन के बारे में एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइप ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग and we are discussing the part number second. I think first वाले वीडियो से ये वाला वीडियो और बेटर होगा और आने वाले क्लासेस के अंदर बेटर का मतलब ये कि in the form of the in the form of the graphics I think ये और ज्यादा सही लग रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो क्लासेस रहेंगी उसमें हम द साइज ऑफ द बुक थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और भी चीजें हम चेंज करने वाले हैं। सो देयर इज होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग फॉर यू टू मेक एवरी मैं कहूँ कि एवरी पॉसिबल स्टेप हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे टू मेक योर एक्सपीरियंस अ गुड वन। तो चलिए बात करनी अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग पार्ट नंबर 2 कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। माय नेम इज शांतनु भंडारी और हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो बात कर ली थी जिस टॉपिक से आज हमें स्टार्ट करना है दैट टॉक्स अबाउट मर्जर्स और उससे रिलेटेड बातों के बारे में। तो ठीक है आइए, तो ठीक है फिर देरी किस बात की, आगे बात करनी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो चीजें बात हमने करी थी वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। आई थिंक कल जो बात हुई थी प्रीवियस क्लास में सो ये सब यहाँ पे है एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक व्हिच टॉक्स अबाउट मोस्ट कॉमनली अप्लाइड। इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। आई नो इसी के आसपास मैंने बात खत्म करी थी। सो मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टूल्स फॉर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इसी से आज हम बात स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बुक भी देखनी पड़ती है ना भाई, इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई है उसके लिए बुक तो फिर देखनी पड़ती है कि सही आ रही है कि नहीं। तो चलिए उसके बाद है मर्जर्स एक्विजिशन एंड अमलगमेशन, पहला टॉपिक है। आई थिंक अभी तक हम ये समझ चुके हैं इसके बारे में जो पहले से भी जानते ही थे कि मर्जर्स एंड ऑल करने का या कराने का फायदा अमलगमेशन का फायदा अलग अलग हो सकते हैं बट आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे द बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो कंबाइन हो जाती हैं, दे एक्चुअली वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। सो रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन होना मर्जर्स की एक पहचान है या रिस्ट्रक्चरिंग की एक पहचान है। तो लेकिन एज एन एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब बहुत बार आप कहते हैं स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे कि आप देखते हैं कि हम फॉर एग्जांपल आप पेपर एग्जाम दे रहे हैं लिख रहे हैं तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि यार मैं पहले कौन से क्वेश्चंस करूं। होता है बहुत बार मैंने देखा है जब मैं आईसीएसआई के एग्जामिनेशन में जब इन्विजिलेशन के दौर पे भी जा चुका हूं तो वहां पे और खुद भी दिए ही है तो पता ही है कि बहुत बार बच्चे क्या है सिस्टमैटिकली नहीं लिखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे 5th क्वेश्चन पहले आता है 4th पहले आता है, तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई किस तरीके से चलो। बहुत बार बच्चों को ये भी आपको पता है कि जैसे कंपनीज एक्ट होता है अपना तो अलग अलग राय है इसको लेके। सो इस पे भी स्ट्रैटेजी होती है जैसे कि क्या कि अगर सेक्शन ना आए तो बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि भाई लिख दियो एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। होता है कि नहीं हुआ, आपने भी शायद किया होगा। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब उस वहां से उस चीज से बाहर निकलने का बेस्ट तरीका
है क्या। सो यही पे लिखा है एज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि हमें मैनेजमेंट को एक तरीके से बेटर बनाना है, कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी को बेटर बनाना है। तो लिखा है M&A अलाउज द एंटरप्राइज टू ग्रो, श्रिंक, चेंज द नेचर ऑफ द बिजनेस और कॉम्पिटिटिव पोजीशन। इट रेफर्स टू कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब कंबाइन कर देना। कंसोलिडेशन मींस क्या कर देना, कंबाइन कर देना। सो कंबाइन कर देना कंपनीज को इज द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, या यूं कह दीजिए इज द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन और अमलगमेशन। अच्छा, अब मैंने आपसे लास्ट में बात करी थी और याद दिलाता जाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। कभी भी एक मतलब मत निकालिएगा मर्जर का। मैंने पहले भी बताया था, रीस्ट्रक्चरिंग इज अ वेरी जेनरिक वर्ड। रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर चीजें बढ़ाई भी जा सकती है और हमें लगता है कि यार मेरा बिजनेस जो है, याद होगा लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था अमूल चॉकलेट्स का। जितना फेमस अमूल का मे बी मैं ऐसे कहूं बटर है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है और बाकी है कर्ड है, दही है, उतनी उसकी शायद चॉकलेट फेमस नहीं है। हो सकता है अलग अलग एरिया पे हो, बट मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि यार इस पे इतना इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, लेट्स नाउ एक तरीके से डीमर्ज द चॉकलेट बिजनेस। सो मर्जर्स मतलब यही नहीं है, या रीस्ट्रक्चरिंग मतलब यही नहीं कि आप काम को बढ़ा रहे हैं। कभी कभार हमें आगे बढ़ने के लिए 2 स्टेप पीछे भी होना पड़ता है। तो वही चीज है, क्योंकि एक हमारा आम था, एक हमारा बिजनेस था जो चॉकलेट का है, वो इंस्टेड ऑफ गिविंग अस अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, उस पे हमें काफी खर्चा करना पड़ रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। इट इज लाइक एन अंडर परफॉर्मिंग थिंग। आई थिंक उस पर्सपेक्टिव पे जरूर हम श्रिंक करेंगे बिजनेस को। सो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन, इसी को आप स्ट्रैटेजी भी कह रहे हैं, इन्हीं सब चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो M&A की एक्टिविटीज बनती है। नाउ कंपनीज मर्जर्स एक्विजिशन की तरफ बढ़ती क्यों है, क्या जरूरत है ये करने की। तो लिखा है रिगार्डलेस ऑफ द कैटेगरी और स्ट्रक्चर, ऑल मर्जर्स एंड एक्विजिशन हैव वन कॉमन गोल। क्या कॉमन गोल है? दे आर ऑल मेंट टू क्रिएट सिनर्जी दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड कंपनी ग्रेटर देन द सम ऑफ द टू पार्ट्स। तो आई थिंक सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो जनरली 2+2 4 है, बट मर्जर जब हम करते हैं तो हमारी थिंकिंग ये है कि 2+2 जो है वो 5 कर दिया जाए, या 1+1 जनरली 2 है, बट 1+1 क्या कर दिया जाए, 11 कर दिया जाए। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो नॉर्मली मिलता है, उससे कहीं ज्यादा फायदा अगर हो रहा होगा तभी मर्जर जो है वो सोचे जाएंगे या उसके ऊपर बात करी जाएगी। क्योंकि हमारे देखिए कह देने से कि हम मर्ज कर रहे हैं एंटिटी इज नॉट दैट मच इजी। ये तो आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, मैं तो देखिए यही मानता हूँ कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो बुरा मत मानिएगा कि सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी बन गया, अभी तो मैंने ट्रेनिंग भी नहीं करी। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे हैं, बहुत मेहनत करी होगी तब आप यहाँ तक पहुंच पाए, तो आगे भी बढ़ ही जाएंगे। तो 2+2=4 नहीं, 2+2=5 वाली पोजीशन होती है मर्जर्स के अंदर। दोनों को ही फायदा, बराबरी का फायदा, ये यूं कह दीजिए अपने अपने तौर पे बेस्ट से बेस्ट फायदा जो मिलता है, तभी मर्जर्स के लिए डील जो है वो आगे बढ़ाई जाती है। पर फिर भी अगर हमें चीजों को समराइज करना है कि एक्चुअली किसको क्या फायदा होता है, तो लिखा है बाय मर्जिंग द कंपनीज होप टू बेनिफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। कंपनी को लगता है ये सारे फायदे उन्हें हो सकते हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू, सबसे पहला बिकमिंग बिगर। अब ऑब्वियसली पहले ए कंपनी अकेली थी, अब क्या हो गया है, A+B हो गया। अब A+B जो है ये दोनों की रिसोर्सेज एक साथ कंबाइन हो गई। अब देखिए बैंक्स का बहुत बार मर्जर होता है, तो क्या कि हमने ऊपर बात भी करी थी कि अलग अलग जब मर्जर्स कराए जाते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर लिख के समझाऊं कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ बैंक कॉल्ड एज ए एंड देयर इज अ बैंक कॉल्ड एज बी, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो बैंक ए है उसकी ऑल ओवर इंडिया जो ब्रांचेस है वो 3000 है, और जो बैंक बी है उसकी ऑल ओवर इंडिया जो ब्रांचेस है वो 5000 है। अब अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो फिर तेरा मेरा कुछ नहीं है, फिर हम ये कहेंगे हमारी यानी ए और बी की मिला के कितनी ब्रांचेस हो गई, 8000 ब्रांचेस। तो बिगर हो गए ना, बिगर हो गया, द बिगर द बेटर। क्योंकि पहले शायद कोई कंपटीशन में सोच सकता था जब सिर्फ आपकी 3000 ब्रांच थी या 5000 थी, आज 8000 ब्रांचेस हैं। और मुझे नहीं लगता इतना जल्दी कोई कंपटीशन के तौर पे आपके सामने आएगा या आपसे compete करना चाहेगा। तो becoming bigger, so many companies in M&A grow in size and leapfrog their rivals। मतलब जैसे मैंने बताया कंपटीशन को बहुत छोटा कर देती है। अब देखिए एक जनरल सी बात मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर मुझे कंपटीशन कम करना है, ठीक है, तो अगर दो कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं किसी भी सेक्टर के, किसी भी एरिया के, वो एक साथ आके अगर मिल जाएं, ठीक है, एक साथ वो आके मिल जाएं, तो ऑब्वियसली वो पहले एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे तो तीसरा कोई था नहीं, अब वो दोनों एक साथ आके मिल गए
तो जो लोग और कंपटीशन में आने की सोच रहे थे वो भी नहीं आएंगे अब, बिकॉज उन्हें पता है कि अब हमें अकेले नहीं, दो लोग हैं जिनसे हमें फाइट करना पड़ेगा, और दो लोगों ने अपने रिसोर्सेस कंबाइन कर दिए। सो आई थिंक ये सारे के सारे फायदे हैं कि लोग डरने लग जाते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट जो हम लगा रहे हैं हमारी वो भी वेस्ट चली जाए। डोमिनेशन, डोमिनेट करना, कई लोग बड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। देखा है कंपनीज आल्सो एंगेज इन एम&ए टू डोमिनेट देयर सेक्टर। डोमिनेट मतलब मेरी पूछ रहे, पूछ मतलब ये कि लोग मुझे पूछे, मेरी इंपॉर्टेंस को समझे, मुझे रिकॉग्नाइज करें कि मैं कौन हूँ। होता है ना बहुत बार कई लोगों को बड़ा एक तरीके से आप बहुत बार अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, अगर इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो वो बुरा मान जाते हैं। तो ये वही है, एमएनए जो करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैं लोगों को अपनी पावर दिखाऊं कि देखो देखो मेरे पास कितना पैसा है, देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं, देखो मैं एक दिन में क्या कर सकता हूं, देखो मैं क्या क्या चीजें जो है वो जल्दी से जल्दी लोगों के सामने ला के रख सकता हूं। आई थिंक डोमिनेट करना, एक एक उस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये हम कह नहीं सकते कि इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव से कोई कंपनी मर्जर करती है, क्योंकि सभी के वो ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड्स में इट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम। मैं बहुत बार जब बात करता हूं तो मैं समझाता हूं कि एक चीज होती है अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, सो एक चीज होती है जिसका नाम होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और एक है एक्सप्लॉयटेशन। ये दो अलग अलग बातें हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए कोई रोक नहीं है, बट अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे तो डेफिनेटली वो गलत है, वो रूल्स ऑफ लॉ के प्रोविजन के बेसिस पे भी गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक एम्प्लॉय है, आप ये जनरली बोलते हैं, आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आए हैं लेबर लॉज, और शायद पहले भी जानते हैं कि टेक्निकली, ट्रेडिशनली, मेंटली, फिजिकली, कैसे भी हम यही पढ़ते हैं कि 8 घंटे जो है वो काम के होने चाहिए, लाइक ऑफिस आवर्स और व्हाटएवर 8 आवर्स होना चाहिए। ट्रैवलिंग के टाइम में नहीं मान रहा मैं, इन ऑफिस यानी जब आप काम कर रहे हैं। कभी कभार ऑब्वियसली प्लस माइनस होता है, किसी दिन थोड़ा ज्यादा समय लग गया तो इट इज ओके, कम तो नहीं है, ज्यादा ही लग सकता है, 8 के 9 घंटे 10 घंटे हो गए, वंस इन अ वाइल इट इज ओके। पर अगर हफ्ते के 30 दिन हैं और 30 दिन में से मान लीजिए 15 दिन जो है वो ऐसे ही चले जाते हैं कि 3-3 4-4 घंटे हर दिन एक्स्ट्रा लगता है, सो दिस इज नॉट द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितनी रिसोर्सेज ए और बी की थी, जितने लोग ए और बी के थे, अगर दो कंपनीज हैं ए एंड बी जिनके बीच में एमएनए एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से ये बात यहाँ पे करी गई है कि उनको भी फायदा हो सके। जो दोनों कंपनीज की रिसोर्सेज आइडल पड़ी थी, यूटिलाइज नहीं हो रही थी या अंडर यूटिलाइज थी, अब जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो सारे एम्प्लॉयज जो है उनके पास भी काम बढ़ जाएगा। कुछ कई जगह ए के पास काम ज्यादा था, एम्प्लॉयज कम थे, बी के पास एम्प्लॉयज ज्यादा थे, काम कम था। क्या बोला मैंने? ए के पास क्या ज्यादा था? काम ज्यादा था, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज कम थे। बी के पास क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो एक तरीके से ज्यादा है और काम कम है, मतलब वाइस वर्सा सिचुएशन बन रही है, कहीं एम्प्लॉय ज्यादा है कहीं काम ज्यादा है। तो जब दोनों एक साथ जुड़ गए तो जिसको एम्प्लॉय की जरूरत थी उसको एम्प्लॉय मिल गया, जिसको काम की जरूरत थी काम मिल गया। तो क्या हो गया? रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन हो गया। रिसोर्सेज बोले तो क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, यही तो रिसोर्सेज होती हैं, है ना। और इससे होगा क्या? आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। Acquiring new technology. To stay competitive, companies need to stay on top of the technological development and their business application. अब आप मुझे एक बात बताइए, चल तो रही था सीएस प्रोफेशनल में नंबर 1 जो क्लासेस है मेरी ट्रेंड कर रही है, ट्रेंड में वर्ड जो यूज कर रहा हूँ वो गलत नहीं है। हर बच्चा जो है अगर वो क्लासेस लेना चाहता है, सीरियसली अपडेटेड क्लासेस लेना चाहता है, तो जरूर से जरूर वो यही आता है। क्या जरूरत थी ये सब बनाने की और ये सब करने की? मैं कहता कि ठीक है यार, जैसे चल रहा है चलने दो वैसे ही। पहले तो दूसरी टेक्नोलॉजी पे कर रहा था ना रिकॉर्डेड क्लासेस, तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है। बट नहीं, मैंने क्यों अपडेट किया? बिकॉज वी हैव टू स्टे कॉम्पिटिटिव। आपकी क्वालिटी अच्छी है ठीक है, बट फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके की चीजें जो है मार्केट में एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ। तो आई थिंक एक ये भी बेसिक है कि अगर एक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है और दूसरी के पास पैसे हैं, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे तो भाई कंबाइन हो जाएगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, पैसे भी मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजी भी एनहांस हो जाएगी, विन विन सिचुएशन है। इंप्रूव मार्केट रीच एंड इंडस्ट्रियल विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब दिखने लगेंगे। अब आप जब पूछेंगे कि भाई फलाना कंपनी के बारे में जानते हो, तो पहले तो एक कंपनी बहुत छोटे साइज में ऑपरेट करती थी, कोई जानता ही नहीं था।
अब क्या है कि ए जब से बी के साथ मिल गई है, इन्होंने इतने नए नए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं कि अब दुनिया भर में इनका नाम होने लगा है। इंडिया भर में डिपेंड करता है काम क्या है, तो दुनिया भर में, इंडिया भर में इनका नाम होने लगा है। तो क्या हो गया, ये चीज अब विजिबल होने लग गई, लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए। जिसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं है, एक्स वाई जेड भी नहीं पता मर्जर का, अमलगमेशन का, वो भी कहने लग गया हाँ ये दोनों कंपनी जो है आपस में मिल गई हैं और एक साथ आ गई हैं। इस तरीके से बातें होने लगी। तो दिस इज विजिबिलिटी. So company buy another companies to reach the new market and grow revenue and earning. A merger may expand two companies marketing distribution, giving them new sales opportunity. For sure, इससे मैं 100% agree करता हूँ, because मुझे ऐसा लगता है कि जो अब इस पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो कोई, आई डोंट रियली थिंक सो कि जितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो बहुत कोई एक दूसरे से अलग है, वो एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। एक पॉइंट में एक पर्सपेक्टिव बताया गया, उसी का एक और पॉइंट बनाया जिसमें उसकी सेकंड वाली बात बताई गई। सो आपस में इंटर रिलेटेड है, सारे के सारे फायदे ही हैं बेसिकली, इन शॉर्ट, जो हमने यहाँ पे आज अभी इस समय बात करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे कुछ ही देर पहले कह भी रहा था कि जो मर्जर्स हैं और उसके साथ एक्विजिशन, अमलगमेशंस हैं, उनको अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और मुझे लगा, मैंने पहले भी आपसे बात कही है कि ये जो वर्ड हम यूज करते हैं, चाहे वो मर्जर्स के हैं, चाहे एक्विजिशंस के, अमलगमेशन के हैं, ये सुनने में भले शायद जो एक लेमैन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रिजल्टेंट यही है कि एंटिटीज कंबाइन हो रही हैं। बट कंबाइन होके क्या वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रख रही हैं या नहीं मेंटेन रख रही हैं, और व्हाट इज हैपनिंग टू देम, वी विल अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव। तो चलिए, यहाँ पे लिखा है कि M&A include a number of different transactions, क्या क्या, जैसे कि mergers, acquisition, amalgamation, consolidation and tenders offer। अब एक एक करके नीचे जब हम चलेंगे इसके बारे में बात करी जाएगी along with the example, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ सके। दो और उसमें चीजें हैं, परचेज ऑफ एसेट्स एंड मैनेजमेंट बाय आउट, बट एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले सबसे कॉमन चीज के बारे में, विच इज मर्जर। अब ये मर्जर होता क्या है, ये काइंड ऑफ यहाँ इमेज से भी आप देख पा रहे हैं, पढ़ेंगे तो है ही हम लोग, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लिखा एग्जाम्पल ऑफ मर्जर, ये अगर आप देख पा रहे हैं, सो एग्जाम्पल ऑफ मर्जर, तो एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। एक्वायरिंग और एक्वायर्ड, एक्वायरिंग मतलब कंपनी ए जो है वो खरीद रही है बी को, सो बी कौन सी हो जाएगी, एक्वायर्ड कंपनी। जब ए प्लस बी मर्जर के पर्सपेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है मर्जर ऑफ द कंपनी ए एंड द कंपनी बी, दिस मर्जर रिटेन्स द नेम ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी, हेयर द एक्वायरिंग कंपनी इज ए। इसका मतलब ये ए प्लस बी जो है वो इक्वल्स टू ए रह गया मर्जर के अंदर, यानी जो ए है और बी है, दो कंपनीज हैं, तो जो बी है वो एक तरीके से ए में आके मर्ज हो गई, मिल गई। सारे एसेट्स, लायबिलिटी जो अब बी के थे वो सारे के सारे ए के हो गए। नॉट ओनली द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, बट आई वुड से ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि चल रहे थे बी के साथ, सप्लायर्स के, वेंडर्स के, अब वो ठीक है एग्जीक्यूट हुए थे बी के नाम पे, बट अब वो इस तरीके से चलेंगे आगे, इस तरीके से चलेंगे इन द फ्यूचर एज इफ वो बी के साथ नहीं हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ए के साथ किए गए हैं। तो यहाँ पे उसी को बात करते हुए लिखा है कि the term mergers and amalgamation has not been defined under the act. Merger is the fusion आप समझते हैं। बहुत बार हम कैफेज में जाते हैं, बरिस्ता, CCDN, अलग अलग कैफेज में जाते हैं, स्टारबक्स वगैरह में, तो वहां पे फ्यूजन ड्रिंक्स मिलती हैं, या मैरिजेस में भी जाते हैं। फ्यूजन मतलब चीजों को कंबाइन कर दिया जाता है, सो वही मर्जर है। कॉम्बिनेशन is the fusion of two or more companies whereby the identity of one or more is lost, resulting in a single company. Identity is lost. तो A और B वाले एग्जाम्पल में किसकी आइडेंटिटी लॉस हुई है, ये वाला जो मैंने आपसे पूछा, ये, हाँ जी बिल्कुल यही वाला जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर किसकी आइडेंटिटी लॉस हुई है? मुझे लगता है आप ये कहेंगे सर बी की आइडेंटिटी लॉस हो गई है, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी नहीं है, वो ए है, तो बी का तो नाम निशान मिट गया है, विच इज खत्म हो गया है। बी जो एंटिटी है वो खत्म हो गई है। सही मायने में जो बी है वो ए के साथ मिल गई है, और अब ए के नाम के अंदर ही सारा बिजनेस कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा। अब वो ए और बी अलग अलग नहीं कहलाए जाएंगे, वो ए कहलाया जाएगा, और अब जो बिजनेस है वो सारा का सारा बी और ए के बीच में डिवाइड नहीं होगा, वो सारा का सारा बिजनेस किसका हो गया? वो सारा का सारा बिजनेस ए का हो गया। ठीक है, चलिए अब अमलगमेशन क्या है भाई? लिखा है अमलगमेशन सिग्निफाइज द ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर अंडरटेकिंग इनटू वन अंडरटेकिंग। ब्लेंडिंग एंटरप्राइज लूजेस देयर आइडेंटिटी फॉर्मिंग देमसेल्फ टू इनटू अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो क्या
अमलगमेशन सिग्निफाइज ब्लेंड कर देना। ब्लेंड का मतलब हम लोग समझेंगे दो या दो से ज्यादा अंडरटेकिंग का, और जिसमें बताया जा रहा है जो ब्लेंडिंग एंटिटी है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है। फिर वैसे ही वही बात हुई कि कंपनी ए इज अमलगमेटिंग एंड कंपनी बी इज अमलगमेटिंग। दोनों जो कंपनी है उसमें अमलगमेशन के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हुए बात लिखी है, और इसका रिजल्टेंट अमलगमेशन जो हुआ वो क्या हुआ? Amalgamation of company A and company B, amalgamation result in the formation of the new amalgamated company which is AB। तो एक कंपनी है A, एक कंपनी है B, अगर amalgamation हो गया तो ये दोनों क्या हो गई? AB बन गई। तो यानी अपनी आइडेंटिटी इन्होंने तो नहीं छोड़ी, बट अब ये रादर देन एक दूसरे का, फॉर एग्जाम्पल रादर देन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स की तरह एक दूसरे से लड़े, अब ये एक साथ हो गए। सुना है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये यूनाइट हो गए हैं, एक साथ आ गए हैं, पर अपने जो एक तरीके से एसेट्स थे, लायबिलिटीज थे, उन्होंने एक कंपनी बना ली। पहले मान लीजिए कंपनी का नाम था, एग्जाम्पल को और डिटेल में समझाते हुए, ए व्हाटएवर प्लास्टिक्स, कुछ भी लिख देता हूं, ए प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है एग्जाम्पल, और बी का नाम भी था बी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड। अब जब ये ए बी बन गए तो इनका नाम क्या हो जाएगा? ए बी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम हो जाएगा? ए बी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब इन दोनों के जो भी एसेट्स थे, लायबिलिटीज थी, वो कंबाइन होके अब रादर देन इंडिविजुअली ये चलते ए और बी के नाम पे, किसके नाम पे चलने लग गए? ये चलने लग गए ए बी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। सो मर्जर है, सो इट इज ए प्लस बी। ऊपर जो हमने बात करी रिजल्टेंट एंटिटी में क्या लिख दोगे? अब जो भी आपको जिसकी आइडेंटिटी खत्म करनी हो, तो हमने यहाँ पे b की खत्म करी तो हमने लिख दिया a प्लस बी इक्वल्स टू ए। अमलगमेशन है तो a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। मैं जानता हूं ये बात कि बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे लोगों का तरीका अलग अलग है बताने का, बट जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट ऐसे मैं कह सकता हूँ कि विद एग्जाम्पल समझाई जा रही है, तो इसमें किसी को कोई डाउट आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि रहेगा। बढ़ते हैं आगे। लेकिन the board of directors of the two company approve the combination and seek shareholders approval. After the merger, the acquired company cease to exist and become the part of the acquiring company. So nothing new, हम पहले ही बात कर चुके हैं। पर जो बोर्ड के अप्रूवल की बात है, देखिए एक लाइन में तो यहाँ लिख दिया कि बोर्ड का अप्रूवल जो होगा वो चाहिए होगा, और एक बार वो अप्रूवल हमें मिल जाएगा देन वी विल रिक्वायर द शेयर होल्डर्स अप्रूवल। बट क्या ये इतना इजी है कि यहाँ पे एनसीएलटी का रोल नहीं होता है? ये सब चीजें जो है हम समझेंगे। याद रखिए, देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपसे बात करी थी कि अभी हमने नॉट ओनली द चैप्टर बट मैं कहूंगा पूरा हमने कोर्स अभी स्टार्ट किया है, तो मैं एक इतनी स्पीड भी नहीं बढ़ा सकता कि चलो 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 जल्दी जल्दी खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं करना। सीआर वैसे ही बच्चे मैंने कहा डिफिकल्ट मानते हैं और मुझ पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर हमने सर से यहाँ पे सीआर का सब्जेक्ट लिया है तो सर आराम से पढ़ाएंगे और कंसेप्ट समझा के पढ़ाएंगे, और वही होगा भी। बट अभी इनिशियल स्टेज है, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कहीं किसी बच्चे को लगे सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तेज पढ़ाइए। ये तो मुझे पता है, बट ये आपको पता है ना, सबको तो हो सकता है ना पता हो, मुझे तो सबका ख्याल रखना है। और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, स्पीड बढ़ाइए ऊपर से और आगे जल्दी चलिए, आगे चले जाइए, दूसरे टॉपिक्स पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनको पूरा का पूरा डिटेल समझना है वो चलते रहे मेरे साथ, जिस स्पीड से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी हमें चाहिए होगा, और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ऐसे नहीं, एसआर चाहिए होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। जानते ही हैं एसआर ओआर में बहुत फर्क है। एसआर में 75% से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, जबकि ओआर में इट्स लाइक मोर देन 50%, 51%, ठीक है। अब बात करते हैं मर्जर्स के टाइप्स कितने हैं और किस किस तरीके से ये किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट वी हैव टू डिस्कस इज हॉरिजॉन्टल मर्जर्स, और इसी तरीके से बाकी भी हैं। तो मर्जर आप समझ चुके हैं, अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर जो है वो क्या होता है। So like a horizontal merger is a merger between companies selling similar products in the same market in direct competition and share the same product line, same market. It decrease competition in the market. So I think मैं ऐसे कह दूं कि एक ऐसी कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है, फॉर एग्जाम्पल HP, एंड दी अदर कंपनी इज एप्पल। ये दोनों एक साथ अगर कंबाइन हो जाते हैं और ये अलग अलग और भी चीजें गैजेट्स बनाते हैं, बट लेट्स से इनका लैपटॉप का बिजनेस एंड एवरी बिजनेस गेट्स कंबाइंड, सो रादर देन कंपीटिंग, ऑल्दो एप्पल का HP से कोई कंपैरिजन इतना जनरली नहीं किया जाता, बट फिर भी कंपटीशन तो होता ही है ना। तो ये आपस में रादर देन लड़े, ये आप एक आपस में कंबाइन हो गए हैं। तो जब वो एंटिटीज या वो कंपनीज जो सेम बिजनेस लाइन की तरफ फोकस करती हैं
या यूं कह दीजिए सेम बिजनेस की तरफ चलती हैं, या उनका जो कंपटीशन है वो सेम है, सेम मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, तो आई थिंक अगर वो कंबाइन हो जाती हैं दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मर्जर। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो ये कि यहाँ पे वो कंपनीज मर्ज हो रही हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचती हैं, सेम मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग, और जिस प्रोडक्ट में वो काम कर रहे हैं, जिन चीजों को वो बेच रहे हैं वो भी एक दूसरे से सेम है। सो इस तरीके के मर्जर्स को आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल मर्जर्स। आगे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मर्जर्स के तौर पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए, मैंने आपसे पहले ही कहा था एग्जांपल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ऊपर अपने तरफ से दिया है, यहाँ पे और एग्जांपल ले आया हूँ। वोडाफोन आइडिया, दोनों ही सेलुलर ऑपरेटर्स, आप जानते हैं, इसके बारे में सुना भी है आपने, तो लिखा है इन इंडिया वोडाफोन एंड आइडिया फर्म्स हैड नॉमिनल मार्केट शेयर ओवर क्लाइंट विद सम प्राइसिंग पावर। अब ये दोनों रादर देन कंपीट करते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा था, ऊपर कहाँ पे पढ़ा था मैं दिखा दूं क्या, ऊपर हमने पढ़ा था ना, क्योंकि क्या है कि हर चीज को कोरिलेट करके आई थिंक देख लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का नाम लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, तो ऐसे ही है, नीचे भी वही बात करी गई कि वोडाफोन आइडिया एक ऑब्वियसली आपस में कॉम्पिटिटर्स थे, बट नाउ दे आर नो मोर कॉम्पिटिटर, तो वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल मर्जर की कैटेगरी में आ जाता है। उसी तरीके से और भी एंटिटीज हैं जो इंडिया की हैं, इंडिया के बाहर की भी है, मैरियट, स्टारवुड, ये आपस में, मैरियट आपको पता है, JW मैरियट सुना होगा, होटल्स की चेन है, तो आपस में मर्ज कर गए वो। एक्रिलर और मित्तल जो है वो आपस में मर्ज कर गए, स्टील के मैन्युफैक्चरर्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, इस तरीके से और भी बाकी सारे लोग हैं, और ये कुछ ही ऐसे एग्जांपल्स हैं, बाकी देखने को तो बहुत सारे हैं जो कि एक साथ मर्ज कर गए। आई थिंक अगर ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे एक कंसर्न अराइज होता है ऑफ द कंपटीशन एक्ट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों कंबाइन होके, कि मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा ऐसे, चलिए मैं एप्पल को दूर रखता हूँ बिकॉज वो थोड़ा अलग एग्जांपल लगता है, लेट्स डू इट फॉर डेल एंड HP, ठीक है, ये आपस में कंबाइन हो गए। अब मैं ये नहीं कहता आज की डेट में कि कौन किससे आगे है, बट ये डेफिनेटली अपनी अपनी मार्केट के तौर पे लीडर्स तो माने ही जाते हैं। तो अब आपस में अगर ये कंबाइन हो गए, तो ऐसा तो नहीं कंबाइन होने के बाद ये कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि अगर किसी को अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए और वो इनके पास आएगा, तो पहले तो HP और डेल आपस में compete कर रहे थे कि तो HP ऑब्वियसली डेल से सस्ता है, डेल HP से सस्ता बेचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें पता था दूसरा कोई कॉम्पिटिटर मेरा है जो मेरे ही बराबर है। और अब जब ऐसा हो चुका है कि दोनों कंबाइन हो चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं कि भाई ये कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, इसके लिए ही कंपटीशन एक्ट है, जहां पे जब हम इस तौर पे बारे में बात करेंगे, आई थिंक प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे कहा था कि सारे एक्ट्स को देखा जाएगा और उसमें कंपटीशन एक्ट भी होगा, याद है, समझाया था, MRTP, RTP, UTP पहले हुआ करते थे, अब सबको हटा के एक ही एक्ट है, कंपटीशन एक्ट 2002, तो उस पर्सपेक्टिव पे भी देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये मर्जर होने के बाद जो कंज्यूमर है उनका नुकसान हो जाएगा और ये जो कंपनीज हैं ये मोनोपोलिस्टिक पावर में आ जाएंगी, ऐसा तो नहीं है, ये देखा जाएगा। एग्जाम्पल अगर बात करें और ज्यादा एग्जाम्पल के भी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के एग्जाम्पल्स ही चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में आपने बात सुनी होगी। सो यहाँ पे वही लिखा है, फेसबुक एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम 2012 में फॉर $1 बिलियन। अब एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते अमाउंट, बट दिस इज व्हाट वी हैव ऑन रिकॉर्ड्स। Both Facebook and Instagram operated in the same industry and were production size in stages in regard to the photo sharing services. Facebook looking, I think Facebook के बाद Instagram के साथ साथ WhatsApp भी तो एक्वायर किया है Facebook ने। तो Facebook looking to strengthen its position in the social media and social sharing space saw the acquisition of Instagram as an opportunity to grow its market, और definitely फिर दोनों एक साथ मिल गए हैं। वर्टिकल मर्जर्स क्या होता है? वर्टिकल मर्जर्स जैसे हॉरिजॉन्टल में उन एंटिटीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है जो एग्जैक्टली एक दूसरे से इंटर रिलेट करती है ना, जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। बट जैसे एक गाड़ी है, लेट्स से मर्सिडीज है, मारुति है, हुंडई है, व्हाटएवर, और एक ऐसी कंपनी है जो टायर्स बनाती है। अब जो गाड़ी बना रही है कंपनी, वो सिर्फ कार बना रही है मुझे, और ये प्रैक्टिकल सही भी आप देखिए कि कौन सी ऐसी गाड़ी है, कौन सी ऐसी कार की कंपनी है जो टायर्स भी बनाया। आई डोंट रियली थिंक सो कि कोई खास एग्जिस्ट बहुत ज्यादा करती है, शायद है भी नहीं कोई जो गाड़ी बनाता है। अगर हुंडई गाड़ी बनाता है, मारुति है, और व्हाटएवर मर्सिडीज है, ऑडी है, मतलब जब ऑडी जैसी गाड़ी कोई कंपनी बना सकती है, जगुआर जैसी गाड़ी बना सकती है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां बना सकती हैं, तो आई थिंक कुछ हजारों रुपए के टायर्स तो वो बना ही सकती हैं। व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड कि वो ऐसा नहीं करना चाहते? बिकॉज दे नो कि उनकी एक्सेलेंस कहाँ पे है। तो वर्टिकल मर्जर वो एरिया है जहां पे जो
आप ऐसे कह सकते हैं कि नीड बेस्ड इंडस्ट्रीज एक साथ मर्ज हो जाती है, जैसे कि कार की कंपनी एंड दी टायर बनाने वाली कंपनी, इफ दे गेट मर्ज टुगेदर दिस इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल मर्जर। आइए देख भी लेते हैं। So लिखा है vertical merger is a merger between companies in the same industry but different stages of production process, different stages। तो कार बनाना, उसकी मशीनरी फिट करना वगैरह ये एक स्टेज है, बट कार बनाने से मशीन फिट करने से तो कुछ होगा नहीं, उसके टायर्स भी तो लगाने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली कार जो है वो टायर्स के बगैर चल नहीं सकती, और टायर्स का ऐसा यूज ही नहीं होगा अगर गाड़ियां बनेंगी नहीं तो इस तरीके की इंडस्ट्री जब आपस में एक साथ मिलती है दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल मर्जर्स। लिखा है कि वर्टिकल मर्जर बिटवीन द टू कंपनीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वन स्पेसिफिक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, the merger of the firm that have actual or potential buyer seller relationship, example car manufacturing and a tire company। समझ में आ रहा है आपको? ऑलरेडी जो मैंने बात बताई वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। और ओके सो अब हमने बात कर ली हॉरिजॉन्टल के बारे में, वर्टिकल के बारे में। याद है ना हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल क्या है? जहां पे कॉम्पिटिटर्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं, तो कंपटीशन एक तरीके से वीक कर देते हैं या खत्म करने की कोशिश करते हैं। वर्टिकल वो पर्सपेक्टिव है जहां पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि कॉम्पिटिटर्स, बट डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि कार की कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, और टायर की जो कंपनी है वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, ये एक साथ मिल जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल। Now we come to the third type of merger which is called as Colmar-Gray mergers। अब होता क्या है इसके अंदर? लिखा है it is a merger between two companies that have no common business area। no common, ये दोनों से इसलिए अलग है, दोनों मतलब horizontal और vertical से, because उनका कहीं ना कुछ common perspective था, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, बट यहाँ पे कह रहा है कुछ अलग, कह रहा है कॉमन एरिया ही नहीं है उनका, तो फिर कैसे है मर्जर? आइए देखते हैं। So it refers to the combination of two firms operating in industries unrelated to each other। अरे ये क्या कह दिया? The business of target company is entirely different from the acquiring company। तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार ये फिर मर्जर का फायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पे अनरिलेटेड कंपनीज जुड़ रही हैं और साफ साफ लिखा जा रहा है कि ये एक दूसरे से कहीं भी किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करती हैं, और दोनों का बिजनेस भी एक दूसरे से बहुत अलग है, एक का नॉर्थ है दूसरे का साउथ है, तो फिर कैसे ये हो पा रहा है? तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि a merge between the firms that are involved in totally interrelated business। Two types of conglomerate mergers are there। सबसे पहला है pure conglomeration and the other is mixed। So pure में क्या है? It involves firms with nothing common। mixed क्या है? It involves firms that are looking for the product extension or the market extension। अब क्या, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल भी है, पेप्सी और पिज्जा हट। अब पिज्जा हट के अंदर समय समय पे देखिए चीजें चेंज हो सकती हैं। सो पेप्सी इज वन कंपनी, कोक या कोका कोला इज द अदर कंपनी। अब देखिए कि पिज्जा हट की बात यहाँ पे करी है, उसके साथ डोमिनोज भी। पिज्जा हट तो जाते होगे, डोमिनोज वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर करते होगे स्विगी और सब चीजों से, या कभी मैकडोनल्ड्स जाते हो, या ऐसी जो भी और आउटलेट्स आपके शहरों में वहां पे आप जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उनके पास एक सेट वेराइटी है, मतलब वो या तो पेप्सी के ब्रांड जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे वो सेल कर रहे हैं, या कोका कोला के कर रहे हैं। तो अब क्या है कि वो लोग इनसे टाई अप कर लेते हैं कि भाई आप हमारा ही कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक तरीके से लोगों को सेल आउट करोगे। बहुत ही कम होते हैं, शायद बहुत ही कम होते हैं जो कहते नहीं यार मैंने पेप्सी पीनी है, मैंने कोका कोला नहीं पीनी है, मैंने थम्स अप भी पीनी है, या मैंने दूसरी नहीं पीनी। बहुत कम होते हैं ऐसे। और दूसरा क्या है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड क्लोरेक्स। तो आई थिंक प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या है कि जो एरियल है, विक्स है, ये कंपनी बनाती है ना, जो वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। पता है ना, एरियल वॉशिंग पाउडर, कपड़े तो धोते होगे कभी कभार, तो वही चीज है यहाँ पे भी। तो कॉल्मोग्रेट मर्जर वो है जहां पे ऐसा कुछ खास आपस में, अब पेप्सी का पिज्जा से क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है, ना आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं ये लोग, ना ऐसा है कोई रूल है। जैसे गाड़ी का तो रूल है, बट टायर्स नहीं होंगे तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो आप पेप्सी का तो कोई रूल नहीं है ना कि पिज्जा नहीं होगा तो आप पेप्सी जो है वो पी नहीं सकते, या अगर पेप्सी नहीं है तो आप पिज्जा नहीं खा सकते, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो एकदम अनरिलेटेड है, बट कहीं ना कैसे एक ट्रेडिशन बन चुका है जहां पे इसको रिलेट कर दिया जा रहा है, और इस तरीके के मर्जर्स जो होते हैं उनको हम कॉल्मोग्रेट मर्जर्स कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोजेनरिक मर्जर्स। लिखा है कोजेनरिक मर्जर्स इज अ मर्जर बिटवीन टू और मोर बिजनेस व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर ग्रुप, functions or technology। example combination of the computer system manufacturer with a UPS manufacturer। क्या लिख दिया? combination of computer system manufacturer with a UPS। तो यहाँ पे आई थिंक जो बात करी गई लिखा है between two or more business which are related to each other in terms of the customer group। अब देखिए
मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ, जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि आपने कहीं से लैपटॉप लिया, ठीक है, या कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह लिया। अभी जहाँ पावर्स का फ्लक्चुएशन है या चाहिए यूपीएस, आजकल तो इनबिल्ट वगैरह भी आते हैं, बट इन जनरल अगर मुझे अलग से यूपीएस चाहिए तो फिर क्या है, मुझे किसी और यूपीएस की दुकान पे जाना पड़ेगा अलग से। तो एक जगह से मैं डेस्कटॉप या कंप्यूटर बाय करूंगा, दूसरी जगह से मैं यूपीएस बाय करूंगा। पर ये कितना सही होगा अगर यूपीएस वाली जो कंपनी है वो कंप्यूटर वाले स्टोर के साथ टाई अप कर ले, या कंप्यूटर जैसे एचसीएल है, डेल है, कंप्यूटर्स तो आते हैं ना, डेस्कटॉप तो, लैपटॉप भी आता है बट डेस्कटॉप भी तो आते हैं, तो उनके साथ टाई अप कर ले कि भाई अगर कोई यूपीएस मांगे तो आप हमारा यूपीएस रिकमेंड कर दो। तो दिस टाइप ऑफ अ मर्जर इज कॉल्ड एज कॉन जेनरिक मर्जर। कॉन जेनरिक मर्जर वो है जो बिजनेस आपस में इंटर रिलेटेड है, नॉट द लीगल पर्सपेक्टिव में, बट इंटर रिलेटेड है बिकॉज द कस्टमर्स थिंक दैट वे। कस्टमर इधर उधर नहीं जाना चाहता, वो चाहता है कंज्यूमर होने के नाते कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, वहीं से देख लूंगा, अगर सब कुछ सही मिलेगा तो वहीं से डन कर दूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा मैं। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जेनरिक मर्जर्स। तो देखिए इस तरीके से ये मर्जर्स जो है डिवाइडेड है। क्या क्या होगा एक बार याद करो, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वर्टिकल, एक हो गया कॉलमेग्रेट, और तीसरा कॉलमेग्रेट है, और फोर्थ जो है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जेनरिक। तो ये अलग अलग तरीके के मर्जर्स हैं जो एक एंटिटी को, एक बिजनेस को डेफिनेटली अलग अलग तौर पे देखने पड़ते हैं। अच्छा, एक्विजिशन क्या है, आइए वो देखते हैं। तो मर्जर्स के बारे में बात हो गई है, और मर्जर्स मैंने समझा भी दिया अमलगमेशन से कैसे फर्क है। याद है ना कि ए प्लस बी अगर मर्जर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी में ए। अमलगमेशन है ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। एक्विजिशन क्या होता है, एक्वायर करना। जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो हम उसको एक्वायर करते हैं, तो एक्वायर करना। सो एक्विजिशन अकर्स व्हेन वन एंटिटी टेक्स ओनरशिप ऑफ द अदर एंटिटी स्टॉक, इक्विटी, इंटरेस्ट और एसेट्स. It is the purchase by one company of the controlling interest in the share capital of the another existing company. तो एक्विजिशन में और कुछ नहीं होता, आप दूसरी कंपनी के एसेट्स को एक्वायर करते हैं, या दूसरी कंपनी के जो शेयर्स हैं बेसिकली उसको एक्वायर करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। बहुत बार आप सुनते भी हैं, मतलब अगर न्यूज चैनल देखते हैं और न्यूज चैनल बिजनेस वाला कभी गलती से लग जाए, वैसे जनरली नहीं देखते बच्चे, बट जो अगर आप में से कोई देखता है तो अच्छी बात है, चीजें जल्दी समझ में आएंगी और ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी और आगे भी फायदा होगा। तो मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ कि मान लो आप पूरा दिन जो मर्जी करते हो, क्लासेस देखते हो, मेहनत करते हो, जॉब भी करते हो सकता है, जो कुछ भी है, ट्रेनिंग है, मैं बोलता हूँ कि 10 15 20 मिनट जब आप ट्रैवल घर पे आ रहे हैं, ट्रैवलिंग से आ रहे हैं अपने ऑफिस से, ट्रेनिंग से, या कहीं से भी हो सके तो, अभी तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं चीजें, तो 10-15 मिनट आप देखें, नहीं तो घर पे जरूर देखें, 10 से 15 मिनट किसी भी समय देखें, जिससे कि क्या है कि आपका थोड़ा सा एक इंटेलेक्ट ग्रो करेगा। इंटरव्यू वगैरह में आपको बहुत ज्यादा इजीनेस होगी चीजों को आंसर करने के लिए, ऑब्वियसली आप अपडेटेड तो रहेंगे ही रहेंगे। तो एक्वायर करना मतलब हम लोग सुनते हैं कि फलाना जो कंपनी ए है उसने आज जो है 20% हिस्सेदारी खरीद ली है, 20% शेयर खरीद लिया है बी कंपनी का। तो ए ने क्या करा है, 20% शेयर किसका किसका खरीदा है, कंपनी बी का। तो हम ये बोलेंगे ए ने 20% बी का शेयर को एक्वायर एक्वायर किया है। सो दिस इज द वे एक्विजिशन जनरली वर्क। ये एक्विजिशन के नाम है स्नैपडील, फ्री रिचार्ज, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। ये हमने ऊपर भी बात करी थी। आई थिंक दीज आर द फ्यू ऑफ द एक्विजिशन दैट हैव बीन डन सो फार। ठीक है, ठीक है, तो वो बात एक्विजिशन के तौर पे बताते हैं। अब देखिए बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑल्दो मैं एक्सप्लेनेशन अपने तौर पे जितनी दे सकता हूँ आई थिंक उससे कहीं ज्यादा दे चुका हूँ और आगे भी बात करेंगे। बट व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द मर्जर्स एंड एक्विजिशन, तो एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे चीजें इंसर्ट करी गई हैं। देखा है, मर्जर ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन इनटू वन, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हुआ, ए। एक्विजिशन क्या है, बाइंग वन ऑर्गेनाइजेशन बाय अनदर, क्या हुआ, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। अब वो कंपनी का नाम अलग अलग हो सकता है। इट इज अ म्यूचुअल डिसीजन, मर्ज होना है नहीं होना आपकी खुद की मर्जी है। एक्विजिशन में क्या होता है कि बहुत बार शेयर्स को एक्वायर कर लिया जाता है, और हम आगे पढ़ेंगे, खैर यहाँ पे लिखा भी है वर्ड टेक ओवर। तो मुझे लगता है जब हम टेक ओवर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे सो विल कम टू नो कि टेक ओवर दो तरीके के होते हैं। एक होता है हॉस्टाइल, जबरदस्ती, और एक होता है फ्रेंडली नेचर का। हॉस्टाइल या जबरदस्ती वो टेक ओवर है जहां पे आप, फॉर एग्जांपल, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी कॉल्ड एज ए एंड देयर इज अनदर कॉम्पिटिटर दैट इज कॉल्ड एज बी। तो ए अपनी कंपनी के नहीं बेचना चाहता, बट बी क्या कर रहा है, धीरे 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 ए के शेयर्स खरीदने की कोशिश कर रहा है। और आप जानते ही हैं कि जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स तो सारे ही ओनर्स है, बट जिसके पास ज्यादा है ऑब्वियसली उसका राइट ज्यादा बन जाता है।
तो आई थिंक एक्विजिशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कंपनी को एक्वायर उसकी मर्जी से भी किया जा सकता है, या हो सकता है कंपनी ना माने तो बाहर के जो लोग हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ए के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं स्टॉक मार्केट में, उनसे शेयर्स खरीद सकता है बी, और उस तरीके से भी इनडायरेक्टली ए को एक्वायर किया जा सकता है। सो यहाँ पे उसी के बारे में चीजें लिखी गई हैं। रिसेंट एग्जांपल मैंने बताई थी आपको। अच्छा, ओला, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वाला तो मैंने बता ही दिया था। ओला फॉर टैक्सी फॉर श्योर, ये भी आपस में इनका हुआ है फॉर $200 मिलियन। कैसे, मतलब समझने वाली बात है। एक आम इंसान तो मतलब 1,000 रुपए, 5,000, 10,000, लाख रुपए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और यहाँ पे आप देखिए शायद पैसे की कोई वैल्यू है ही नहीं। वो भी बात यहाँ पे INR में नहीं हो रही है, डॉलर्स लाइक यूएस डॉलर कम से कम 60 से 65 रुपए का चलता है जनरली, और उस तौर पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बारे में हम बात हो रही है। सोचिए डिफरेंसेस बिटवीन, ऊपर हमने जो बात करी थी उसी को हमने यहाँ पे भी लिख दिया है मर्जर्स एंड एक्विजिशन के तौर पे। तो एक बार चलिए देख लेते हैं एक बार। सो लिखा है मर्जर अकर्स व्हेन टू सेपरेट एंटिटी यूजुअली ऑफ कंपेरेबल साइज कंबाइन फोर्सेस टू क्रिएट अ न्यू जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच बोथ आर इक्वल पार्टनर्स, जबकि एक्विजिशन रेफर्स टू द परचेज ऑफ वन एंटिटी बाय द अदर एंटिटी। तो आई थिंक एक्विजिशन में ऊपर पहले ही बता चुका हूं, और ये भी मर्जर्स के बारे में बात हो चुकी है। मर्जर जो है वहां पे दोनों एंटिटीज जुड़ जाती हैं, अपनी मर्जी से कंसोलिडेट हो जाती हैं, और अपनी पावर्स को दुगना करके वो वही वाली बात हो गई कि 2+2=4 ना करके 2+2=5 करके वो काम करना कोशिश करते हैं। जबकि एक्विजिशन के अंदर एक कंपनी दूसरे के जनरली शेयर्स एक्वायर करती है। ओल्ड कंपनी सीज टू एग्जिस्ट इन न्यू कंपनी इमर्जेस, हमने पहले बात करी थी। मर्जर में A+B=A हो सकता है, B की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। एक्विजिशन में अ न्यू कंपनी डज नॉट इमर्ज, एक कंपनी है A, एक कंपनी है B, A ने मेजॉरिटी शेयर्स B के खरीद लिए, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि A ने B को एक्वायर कर लिया है। और बहुत बार शायद ये टर्मिनोलॉजी भी यूज हो सकती है कि A जो है वो होल्डिंग कंपनी बन गई है, जबकि B उसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना परसेंट एक्विजिशन किया गया है। If it is a takeover, या it is a takeover in friendly, it is called as merger। और अगर hostile है, जबरदस्ती है, तो acquisition है, ये भी आप कह सकते हैं। मैंने ये दोनों ही टर्म जो यहाँ पे लिखे गए हैं, चाहे फ्रेंडली या फिर hostile, यही दोनों मैंने भी ऊपर लिखे थे जब आपसे अभी मैं बात कर रहा था, which is this। आप देख सकते हैं लिखा है H for hostile and F for the friendly takeover। टेकओवर है पूरा, आप समझेंगे उसके बारे में भी। So, like from the commercial and economic point of view, both types of transaction generally result in consolidation of the assets। अब इसके अंदर कीवर्ड क्या है? कंसोलिडेशन। कुछ भी हो जाए इन द एंड ऑफ द डे, देखिए मर्जर्स हो रहे हैं, अमलगमेशंस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ये सब चीजें जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, मैंने खुद भी कुछ देर पहले कहा, बट क्या होता है कि बच्चों को जब तक वो चीज दिखा ना दो तब तक बहुत बार लगता है कि नहीं यार ये कैसे मैं मान लूं, हाउ डू आई एक्सेप्ट दिस। तो यही चीज देखिए लिखी भी है कि कुछ हो या ना हो, A+B=A रहे, A+B=A भी बने, या A+B=C बन जाए, बट इन द एंड ऑफ द डे ये चीज कॉमन है जो मैंने पहले भी कहा था कि रिसोर्सेस तो कंबाइन हो ही रही है, कंसोलिडेशन हो ही रहा है, एसेट्स का भी हो रहा है, लायबिलिटीज का भी हो रहा है। लिखा है ट्रांजैक्शन लीगली स्ट्रक्चर्ड एज एन एक्विजिशन मे हैव द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग वन पार्टी बिजनेस अंडर इनडायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द अदर पार्टी शेयर होल्डर्स। तो एक्विजिशन के तौर पे अगर आप बात करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा, एक कंपनी के शेयर मेजॉरिटी जो है वो दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेती है, और अगर इसी स्पीड पे वो प्रोग्रेस करती है तो मे बी इन द एंड हो सकता है टेक ओवर का भी केस बन जाए। अमलगमेशन के बारे में हमने बात करी थी ऊपर भी, A+B=AB हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अमलगमेशन। और उसी तौर पे बात करते हुए यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि अमलगमेशन पे ये भी हो सकता है कि एक नई एंटिटी क्रिएट हो जाए। सो अमलगमेशन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी। इट इंक्लूड्स टू और मोर कंपनीज ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, एब्सॉर्बिंग और ब्लेंडिंग वन बाय द अदर। देखिए कुछ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि A+B जो है वो AB हो जाता है, अभी आप कह रहे हैं यहाँ पे जो चार्ट आपने बनाया हुआ है कि A+B=C है, तो एक्चुअली है क्या? तो देखिए इन द एंड ऑफ द डे जो रिजल्टेंट एंटिटी होती है वो कोई नई होती है, जैसे कि यहाँ पे भी A+B= नई एंटिटी बन रही है जिसका नाम है AB। अब हो सकता है हमने AB ना बना के उसका नाम C दे दिया, उसका नाम D दे दिया, उसका नाम BA दे दिया। इट इज इंटायरली अप टू द बोथ कंपनीज टू डिसाइड कि वो किस नेम एंड स्टाइल के अंदर इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट, बट यस दिस इज द वे इट जनरली गोज। नई कंपनी का बनना तय है।
सो अब इस तरीके से ये चलता है एंड लिखा है यहाँ पे बात करते हुए अमलगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी। तो नई एंटिटी बताई थी a plus b equals to c। Amalgamation is a legal process by which two or more companies are joined together to form a new entity, or one or more companies are to be absorbed or blended with another. As a consequence, the amalgamating company loses its existence and the shareholders become the shareholder of the new company. मैं कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। देखिए एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, अगर अमलगमेशन हो रहा है तो यहाँ पे एक नई एंटिटी बन गई जिसका नाम हो गया डी। अब जो जो लोग ए के शेयर होल्डर थे, जो लोग बी के शेयर होल्डर थे, वो किसके शेयर होल्डर बन गए? वो डी के शेयर होल्डर बन गए। जो न्यू कंपनी है उसके शेयर होल्डर बन गए। तो यानी जिन कंपनी की एग्जिस्टेंस लूज हो गई है, विच इज कंपनी ए एंड देन कंपनी बी, उनके शेयर होल्डर्स अब ए और बी के शेयर होल्डर्स नहीं माने जाएंगे, वो कंपनी डी के शेयर होल्डर्स माने जाएंगे। फिर लिखा है अमलगमेशन इन रिलेशन टू द कंपनीज मींस मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी और मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म अ वन कंपनी। सो अमलगमेशन को और फर्दर समझाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई डाउट ना रह जाए किसी स्टूडेंट के माइंड में, लिख पाए, समझ पाए कंसेप्ट क्लैरिटी के तौर पे। तो बता दिया गया अमलगमेशन एक वो प्रोसेस है जहां पे एंटिटीज जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है। और जो मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, अब तेरा और मेरा कुछ नहीं होता, जो है वो हम सबका है, हम दोनों का है। अगर दो कंपनीज है, तीन है, तो हम सबका है, हम तीनों का है। जैसे फैमिली होती है, आइडल फैमिली में तो ऐसे ही होना चाहिए और मुझे उम्मीद है आप भी ऐसे ही करते होंगे। अब जब छोटे बच्चे होते हैं एक नॉर्मल तौर पे तो बहुत बार करते हैं यार ये चीज मेरी है, वो चीज तेरी है। जब बड़े हो जाते हैं समझ आ जाती है यार कि मेरा तेरा क्या, मेरा ही तो भाई है वो, या मेरी तो बहन है वो, या मेरा ही तो कजन है वो, या मेरी तो कजन है वो। तो फिर क्या है कि आपस में एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग आती है कि जो भाई मेरा है वो तेरा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। एक एयरटेल का ऐड आता था, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। इस तरीके से एक ऐड आता था, आप यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं चाहे तो वही अमलगमेशन में भी है कि अब मेरा तेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो डी कंपनी के अंदर चला गया, जो मैंने ऊपर लिखा है, और अब वो सबका है, ना वो सिर्फ ए का रह गया, ना वो बी का रह गया, सबका हो गया। तो ये लिखा है इन सच अ मैनर दैट ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। तो जो प्रॉपर्टी ए की थी, जो प्रॉपर्टी बी की थी, वो किसकी हो गई? डी की हो गई। वही बताया कि तेरा मेरा खत्म, कुछ नहीं है वैसा। All liabilities of the amalgamating company or companies immediately before amalgamation becomes the liability of the amalgamated company by virtue of the amalgamation। ऐसा तो देखिए कोई रूल है नहीं और ना ही होना चाहिए कि जहां पे सिर्फ फायदा लिया जा सके। फायदे के साथ साथ आपको नुकसान, एसेट्स के साथ साथ कह दूं कि लायबिलिटीज, इनका टेक ओवर कंपल्शन है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ मैं फायदा ले लूंगा और लायबिलिटी मुझे नहीं चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। सो यही बात यहाँ पे भी करी गई है कि जिस तरीके से एसेट्स सारे के सारे ए और बी के डी के हो रहे हैं, उस तरीके से जो लायबिलिटीज है वो भी सारी की सारी डी की हो जाएंगी। अब किसके ज्यादा है एसेट्स, किसकी लायबिलिटी ज्यादा है, इसका प्रोसेस नेक्स्ट चैप्टर्स में है, वहां पे हम डेफिनेटली बात करेंगे जब वहां तक पहुंचेंगे। बट दिस इज द वे जनरली amalgamation the process generally works। एक और इलस्ट्रेशन देते हुए लिखा है एग्जिस्टिंग कंपनी ए एंड बी आर बाउंड अप एंड अ न्यू कंपनी सी इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए एंड बी। तो ए प्लस बी दोनों के दोनों खत्म हो गए, नई कंपनी बनी सी, जिसके अंदर ए और बी जो है दोनों के एसेट्स, लायबिलिटी, सब कुछ, या यूं कह दीजिए ए और बी अब ए और बी के तरीके से काम नहीं करेंगे, नए एंटिटी स्ट्रक्चर के तौर पे काम करेंगे। वो सी है एग्जिस्टिंग कंपनी जो है ए टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी बी विच इज वाउंड अप, वाइंडिंग अप में बी है, उसको अगर ए ने एक्वायर कर लिया तो हम क्या करेंगे? ए ने एब्जॉर्ब कर लिया। आप पूछ सकते हैं सर ये टेक ओवर भी तो हो सकता है। हम टेक ओवर ही तो करते हैं, जब एक कंपनी दूसरे को खरीदती है तो जनरली हम बहुत बार टेक ओवर का वर्ड यूज करते हैं। तो जनरली देखिए टेक ओवर जो होता है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होता है। कहने के लिए तो फिर फर्क जो नहीं समझता उसके लिए तो मर्जर्स, अमलगमेशन, एक्विजिशन, एब्जॉर्प्शन, किसी चीज में कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं। डेफिनेटली ये कॉमन पॉइंट है। बट जब आप इसको एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आप अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो रिकॉग्नाइज करेंगे जो बातें हमने लिखी हुई है बुक्स के तौर पे वो एकदम सही हैं कि अगर कोई भी हेल्दी कंपनी, एक बंद हो रही है कंपनी, वाइंडिंग अप में जा रही है, उसको एक तरीके से अपने पास लेके आती है तो हम कह रहे हैं उसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं कि उसको हम टेक ओवर करके उससे कुछ फायदा जनरेट कर सके। हमने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर मिला लिया, उसकी आइडेंटिटी खत्म कर दी। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है एब्जॉर्प्शन के बाद
जो ए है उसकी हेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए ही कहलाएगा, उसमें बी का नामो निशान नहीं दिखेगा, बट रिजल्ट है ए, क्योंकि बी जो है वो इसी के अंदर मिल चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, एक हो चुके हैं दोनों, तो अब उसको आप एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। क्यों करते हैं अमलगमेशन, क्या जरूरत है? मैं बोलता हूँ वही जरूरत है जो मर्जर की है, जनरली देखिए वही है, टू एलिमिनेट कंपटीशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, रिड्यूस द डिग्री ऑफ रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन। कोई मुझे बताएगा क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? आप बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पूरा विश्वास है आप बता सकते हैं, और इसी थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कि आप बताएंगे और बहुत सारे बच्चे बताएंगे, मैं बता देता हूं। तो डाइवर्सिफिकेशन एक वो प्रोसेस है जहां पे हम चीजों को डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रिस्क को हमें क्या करना है, स्प्रेड करना है। वो एग्जांपल याद है क्या कि एक बंदे के पास 100 रुपए हैं, वो मार्केट में जाता है, स्टॉक मार्केट में जाता है, और 100 के 100 रुपए जो है वो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कराता है जिसका नाम है ए लिमिटेड। दूसरा इंडिविजुअल है, उसके पास भी 100 रुपए हैं, वो भी मार्केट में जाता है, बट वो क्या करता है, 100 के 100 रुपए एक जगह इन्वेस्ट नहीं करता, 10 रुपीज के शेयर खरीदता है 10 कंपनीज के, यानी 10 रुपए करके 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है वो। तो आई थिंक हम कह रहे हैं कि जो सेकंड बंदा है जिसने 10 रुपए के 10 जगह इन्वेस्टमेंट किए, इसने अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया है, रिस्क को क्या किया है, इसने रिड्यूस किया है। जबकि ये वाला जो क्राइटेरिया है जहां के 100 के 100 रुपए आपने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, आपने क्या किया, रिस्क को बढ़ावा दिया है। कोई दो राय नहीं है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट और भी कहा जाता है, जो ये मेरी एक्स्ट्रा कमेंट्री होती है ना, एक पॉइंट को जब मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ जाता हूँ उसके जनरली, वो इसलिए कि आप समझ सके, बिकॉज इस पेपर में क्या, मुझे नहीं लगता है कि सीएस प्रोफेशनल का कोई भी ऐसा पेपर है किसी भी ग्रुप का जिसमें केस स्टडी ना हो। फर्स्ट ग्रुप में देख लीजिए, एथिक्स में केस स्टडी आती है, ड्राफ्टिंग में नहीं आई, क्या पता बात है, ठीक है। टैक्स का मैं नहीं कह सकता क्योंकि टैक्स का केस स्टडी थोड़ा मुश्किल है, बट एथिक्स में तो आती है, तो एक ग्रुप का हो गया। सेकंड में अपना वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट वाला पेपर है, नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडी रेडी है पूरा वो हमारा, उसके अंदर केस स्टडी आती है, इसके अंदर केस स्टडीज आ सकती है ना। सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर भी चांसेस हैं। थर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी भाई आनी ही आनी है, फिर डिपेंड करता है आपने ऑप्शनल में कौन सा चूज किया, उसमें भी आनी ही आनी है। पहला क्वेश्चन ओपन बुक में 40 मार्क्स का है ना, तो उसमें तो केस स्टडी आनी ही आनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उसके बाद जो तीसरा बचता है दैट इज कॉर्पोरेट फंडिंग, उसमें हो सकता है ना आए, उसमें भी कुछ मार्क्स की आ सकती है। तो ये जो मैंने बात आपको लंबी चौड़ी बताई वो इसीलिए कि केस स्टडी क्या है कि सिर्फ एक वर्ड के बेसिस पे सॉल्व नहीं करी जा सकती। अब मेरी जो ये बातें हैं जिसको आप सुनेंगे तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे, हाँ यार सर ने उस दिन वो बोला था, आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट इकट्ठा होता रहेगा कि जब मुझे लिखना होगा सो आई विल बी एबल टू राइट इजीली बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट, लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट। कहने के लिए तो मर्जर्स एक्यूजेशन अमलगमेशन में एक पेज में कर सकता था, क्या जरूरत थी 4-4 अलग अलग एग्जांपल्स देने की या बताने की? पता है मुझे, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अच्छा, और क्या ऑब्जेक्टिव है? टू अचीव ग्रोथ एंड फाइनेंशियल गेन्स, रिवाइवल ऑफ सिक एंड वीक कंपनीज, सस्टेनिंग ग्रोथ। सो रिवाइवल ऑफ सिक एंड वीक कंपनीज, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो कंपनीज हमने बात भी करी थी, वो कंपनीज जिनकी नेटवर्थ इरोड होती जा रही है, दिन ब दिन लॉसेस में वो आती जा रही है, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सस्टेनेबल ग्रोथ ये है कि देखिए बिजनेस, नॉर्मल सी बात है, अब मैं एक नया पूरा वेंचर स्टार्ट करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। कोई ऑलरेडी कंपनी है जो लॉस मेकिंग है बिकॉज उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बट द कंपनी हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, तो चलती चलाई जिसको आप कहते हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे एक्वायर कर लूंगा, तो शायद उतनी मेहनत नहीं लगेगी जो जीरो से स्टार्ट करने में लगती है। आई थिंक ये कुछ रीजन हो सकते हैं जो हमें अमलगमेशन की तरफ लेके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेंडर ऑफर की। तो लिखा है टेंडर ऑफर, वन कंपनी ऑफर्स टू परचेज द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ द अदर फर्म एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, द एक्वायरिंग कंपनी कम्युनिकेट्स द ऑफर डायरेक्टली टू द अदर कंपनी शेयर होल्डर्स। एग्जाम्पल सुन लीजिए, Johnson and Johnson made a tender offer in 2008 to acquire Omnix Biopharmaceutical for $438 million. तो टेंडर मतलब वन कंपनी ऑफर्स टू परचेज द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ अनदर फर्म एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, द एक्वायरिंग कंपनी कम्युनिकेट द ऑफर डायरेक्टली टू द अदर कंपनी शेयर होल्डर्स। अब देखिए होता क्या है, बड़ी सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊं, सुना है क्या? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कुछ होता है ना ऐसा, उस थॉट प्रोसेस पे है ये। तो होगा क्या उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए होगा क्या
कि मैंने लिखा है ऑथराइज शुड सब्सक्राइब पेड अप। अब उस थॉट प्रोसेस पे क्या है कि अभी तक जो हम पढ़ते आए थे, चाहे फिर वो मर्जर्स हो, अमलगमेशन हो, एक्विजिशन हो, वहां पे क्या है कि कंपनी वन टू वन आमने सामने आ जा रही थी, चाहे वो फ्रेंडली हो चाहे हॉस्टाइल हो, मतलब एक दूसरे के सामने आमने आ रही थी और आमने सामने बात कर रही थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज ए। अब क्या है कि उसके जो शेयर होल्डर्स है उनके पास, ऑब्वियसली जो कंपनी ए है उसके शेयर होल्डर्स है, उनके पास फॉर श्योर कंपनी ए के शेयर्स है। तो अब देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड एज बी। तो कंपनी ए है और उसने शेयर्स इशू कर रखे हैं काफी सारे टू द शेयर होल्डर्स, तो वो उन शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं। तो कंपनी बी क्या करती है, डायरेक्टली ए के पास नहीं जाती। कंपनी बी जो है, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दिया जाए कि भाई हम कंपनी बी हैं और हम कंपनी बी हैं और हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिनके पास कंपनी ए के शेयर्स हैं कि वो हमें ये शेयर बेचे और उसके बदले हम उनको अच्छे प्राइस देंगे, अच्छे पैसे देंगे, स्पेसिफाइड प्राइस देंगे जो भी अग्रीड हो चुका होगा। तो उस थॉट प्रोसेस पे टेंडर ऑफर कहा जाता है। तो टेंडर ऑफर एक वो ऑफर है जहां पे ए और बी आपस में, जो मैंने बात की उससे आपको समझ भी आ रहा होगा, ए और बी आपस में कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं करते। इट इज जस्ट द फैक्ट कि जो बी है वो एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं दैट दे वांटेड टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ ए, और जो भी ए के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो आ जाए और शेयर्स दे दे ए के बी को। जो कंपनी ए के शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स जो है कंपनी बी को दे दे और उसके बदले बी से अच्छे पैसे ले ले। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द टेंडर प्रोसेस। आगे बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। तो लिखा है, बस ये आखिरी टॉपिक है, बाकी आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन द परचेज ऑफ द एसेट्स वन कंपनी एक्वायर द एसेट्स ऑफ द अदर कंपनी। द कंपनी हुज एसेट्स आर बीइंग एक्वायर्ड ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम इट्स शेयरहोल्डर्स। The purchase of assets is typical during bankruptcy proceeding, whether one company bids for various assets of the bankrupt company. So acquisition of assets है, नाम से समझ में आ रहा है। यहाँ पे as such शेयर से फोकस थोड़ा सा हमारा हट गया है। हम यहाँ पे कंपनी के एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं। द कंपनी may have intellectual property, the company may have machineries, the company may have various technical know-how। तो मान लीजिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज ए, और जो ये कंपनी है ए, ये अब खत्म हो रही है, इट्स अबाउट टू क्लोज डाउन। तो एक कंपनी है बी जो आ सकती है और एक तरीके से ए के जो एसेट्स है उन्हें खरीद सकती है। जो जो लगता है बी को वैल्यूएबल है, वर्थ है, उस तौर पे बी जो है वो एसेट्स खरीदने का प्रपोजल दे सकता है। तो इस तरीके का अगर कुछ भी हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक्विजिशन ऑफ एसेट्स है। अब यहाँ पे फॉर श्योर जो प्रोसेस होगा कि किसको ए कंपनी के एसेट्स देने हैं, वो सिर्फ बी को ही नहीं दे दिए जाएंगे। जो भी लोग आएंगे, बिडिंग लगाएंगे, बोली लगाएंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफर करेगा, नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल जो पैटर्न है वो यही है, उसी को वो एसेट्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। सो दिस इज द वे हाउ इट एक्चुअली गोज। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, वो है रीसेंट मर्जर्स एक्विजिशन इन इंडिया। मैंने एक यहाँ पे एक फनी सी इमेज भी लगाई है जहां पे लिखा है जियो ने बजा दी आइडिया वोडाफोन की क्या बैंड। जियो और एयरटेल मुंह देखते, वोडाफोन आइडिया का भाईचारा। तो इस ये कुछ नया नहीं होगा हमारे लिए, बिकॉज न्यूज चैनल्स अगर आप देखेंगे, न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो ऐसी न्यूज आपको मिली जाएगी। और नीचे लिखा भी है कि वोडाफोन आइडिया बने एक, बने नंबर 1। याद है ऊपर हम बात कर रहे थे कि मर्जर्स अलग अलग होते हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। तो मैंने समझाते हुए कहा भी था कि वो एक ही लाइन के भी हो सकते हैं, बिटवीन सेम कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। तो बिटवीन सेम कॉम्पिटिटर्स ही तो है, आइडिया एंड वोडाफोन आर द कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर। तो उसी तौर पे यहाँ पे बात करी गई है। बट वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। जब बात करेंगे तो देखेंगे क्या यहाँ पे लिखा है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं जो आज मैंने बात करी आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमेशा की तरह, तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं आपसे थर्ड पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा बहुत ही जल्दी और इस चीज को आगे लेके जाएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू फॉर सीएस प्रोफेशनल शांतनु भंडारी क्लासेस ओनली। थैंक यू सो मच।